हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं फंडामेंटल राइट के एमसीक्यू सीरीज़ को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट में पूरे फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है क्या प्रैक्टिस करने का। और ये जो प्रैक्टिस होगा प्रॉपरली CAPF AC जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन में क्या है इसको फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर बताना कि कितना स्कोर बना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ऑल फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोला है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। आर्टिकल 30 टू एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो है ना, और अपने लेवल में आंसर तक पहुंचो। अगर चैप्टर पढ़े हो है ना, पढ़ाया हूँ चैप्टर, उसको पढ़े हो उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो इजी है कि बना लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या इसमें सही है क्या गलत है ये बताना है। चलो बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर। क्या सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ें कि 15, 16, 19 और कौन सा है 29 और 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, इसे केवल और केवल किसके लिए दिए गए हैं? सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में पढ़े कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बता दिया गया है। आर्टिकल 300A में ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और आर्टिकल 30 टू एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट है, 2 ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। और क्यों गलत हुआ ये भी लॉजिक बता दिया हूँ, ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे कि फैक्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं CAPF में, और कई क्वेश्चन ऐसे जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग रखे हैं। बताओ तो इस क्वेश्चन को। तो इसमें राइट टू इक्वलिटी पढ़े हैं, आर्टिकल 14 टू पूरा 18 तक इसी के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो सी यहाँ पे ऑप्शन है राइट टू वोट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 14 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ, 3 ऑप्शन है। इट गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट अलाउ फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। इट इम्प्लाइज ओनली टू सिटीजन्स। वीडियो एक बार पॉज करो और एक बार ट्राई करो, ऑप्शन सही आ रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, इट गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑल ऑफ, क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 तो यही डिस्कस करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट अलाउ फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। रीजनेबल जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबको समानता का अधिकार है, ये तो सही है, लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में ये भी राइट है। सेकेंड 1 और 2 राइट है। थर्ड जो बोला यहाँ पे, इट एप्लीकेबल या फिर अप्लाई ओनली टू इंडियन सिटीजन, सही है कि गलत है? बताओ तो। ये जो होगा क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा अभी बताएं। 15, 16, 19 और 29 और 30 ये बस केवल फंडामेंटल राइट है जो कि इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल होगा, और बाकी जितना भी राइट बच गया फंडामेंटल का वो सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए होने वाला है। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 14 कौन सा है? इस केस में यहाँ से तो अलग ही है, मतलब सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो ये थर्ड गलत हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर है। समझे? चलो अगला देखो। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम। पढ़ें कितना फ्रीडम पढ़ें इसमें।
इसमें भी हम लोग 6 फंडामेंटल राइट पढ़े हैं। एक तो 6 फंडामेंटल राइट होता है, अलग से हो गया, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर भी हम लोग 6 फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, जैसे कि राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एसोसिएशन, ये सब पढ़े हैं ना। तो 6 फंडामेंटल राइट इसी के अंदर पढ़े हैं। अब बताओ कि आर्टिकल 19 के अंदर में जो कौन से फंडामेंटल राइट, अच्छा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से फंडामेंटल राइट इंक्लूड हैं। देखो तो कौन से इंक्लूड है, कौन से नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड है क्या? बिल्कुल इंक्लूड है। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड होल्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी को क्या ऐसे ही उठा लोगे, है ना, किसी के प्रॉपर्टी को क्या जब्त तो थोड़ा करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बी है मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये भी इस डेफिनेशन में आता है, मतलब आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट ये भी है एक, कि पीसफुली करोगे, लेकिन आम हो गया, कोई चाकूबाजी नहीं करोगे, नहीं कोई पिस्तल लेके फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब पीसफुली असेंबल करो, असेंबली बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, लेकिन विदाउट आर्म, कोई वायलेंस की तरफ ना जाए, इस केस में इसको इंक्लूड किया है, मतलब ये भी सही है थर्ड वाला। फोर्थ जो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, सही है क्या? ये भी सही है कि अपना स्वतंत्रता है कि कुछ भी प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रोफेशन करो, चाहे सर्विस सेक्टर में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, प्रोफेशन है, खुद का है, अपने मर्जी का है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सही हुआ? फर्स्ट टू, एक से है ना, 2 तो गलत है, पहला, थर्ड और फोर्थ ये जो है सही है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे कि ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए है या फिर ये केवल और केवल फॉरेनर के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए है, तो सिंपल से यही आर्टिकल याद रखना जो मैं लिखा रहा हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19, 29 और ये 30, ये जो आर्टिकल है 5 आर्टिकल, ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं। अगर इस आर्टिकल से बाहर अगर पूछ रहे हैं, है ना, तो क्या है, नॉन सिटीज़न और सिटीज़न दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको अगर याद रखोगे तो इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे, ये गारंटी है। अब इसमें 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग MCQ लगा रहे हैं, तो ये आशा ऐसा रहता है कि पढ़ के आए हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा राइट है इसमें सिटीज़न और नॉन सिटीज़न जो फॉरेनर है दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फ्रीडम फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23, फ्रीडम टू राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, राइट टू इक्वलिटी अंडर 14। कौन सा सही है बताओ तो इसमें 5th क्वेश्चन में। तो पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इस कैटेगरी में आ रहा है क्या? इसको देखो, नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए होगा, मतलब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23, इसमें इंक्लूड है क्या अंडर आर्टिकल 23? नहीं इंक्लूड है, तो फिर ये भी सही हो गया। ठीक है, क्योंकि 23 सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तीसरा देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। अब देखो यहाँ पे 19 है, और 19 क्या होता है कि केवल और केवल सिटीजन्स के लिए होता है। ठीक है, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। फोर्थ स्टेटमेंट, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, देखो इसमें इंक्लूड है क्या 14? नहीं है, तो इस केस में ये भी सही हो गया, मतलब 1, 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 1 to 4 नहीं है क्या ऑप्शन? अच्छा ये तो है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और आर्टिकल 2 to 6 है, इसके थ्रू हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बताओ, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज इंक्लूडिंग ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सबको पता होगा, ठीक है, हार्ट एंड सोल बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर ने बोला है, सबको पता रहता है ये चीज़। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि इट इम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। सही है क्या है? ये तो पहले ही लिख दिया, तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही होगा। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एनी सर्कमस्टेंसेस, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो है 20 और आर्टिकल 21 इसको बस छोड़ दो, फिर बाकी फंडामेंटल राइट पूरे को सस्पेंड कर देते हैं इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। इवन आर्टिकल 19 को भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी जब लगता है तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा सीन हो जाता है। तो ये जो है सेकेंड जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It prohibit discrimination only by the state and not by private individual. It allow the state to make special provision for women, children and social and economically educationally backward classes. It applies to both citizen and foreigner. बताओ क्या ऑप्शन होगा इसमें 7 का। अंडर आर्टिकल जो है किसके बारे में बात करते हैं, पहले तो यही पता हो तभी तो लिख पाओगे। आर्टिकल 15 जो है किसके बारे में बात करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली द स्टेट नॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। सही है क्या? बिल्कुल सही है। डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट का कोई स्कीम लगा रहे हो तो गवर्नमेंट के स्कीम आएगा सभी सेक्शंस के लिए आएगा। अब गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि जो पुअर पीपल है उसके लिए स्कीम नहीं ला रहे हैं, जो रिच पीपल है उसी को स्कीम का फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट में ही होगा, तो ये सही है। फिर इट अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन चिल्ड्रन, ये भी सही है, ये तो पूरा पढ़े हैं। जैसे कि रिजर्वेशन का एग्जांपल दिए थे, क्योंकि रिजर्वेशन जैसे कि इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड है ना, उसको उत्थान के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन दे सकते हो। वुमेन को एम्पावर करना है तो उसके लिए रिजर्वेशन दे सकते हो, और दिए भी हैं। जैसे कि पंचायती लेवल में, लोकसभा में, इसमें क्या है 1/3 रिजर्वेशन ही है। इट एम्प्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। याद करो अब जो आर्टिकल बताया था, कौन कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला 15, 16, 19, 29 और 30। तो बताओ इसमें कि आर्टिकल 15 आता है क्या? आर्टिकल 15 आता है ना, तो इस केस में क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 जो है राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अगला देखो नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ये जो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी का बात करते हैं। आर्टिकल 360 जो है ये किसके बारे में बात करते हैं, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करते हैं। तो बताओ इसमें से कि विच फंडामेंटल राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंड, कौन सा फंडामेंटल राइट है ऑटोमेटिकली जो सस्पेंड होता है, ये पूछा गया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। देखो ये बोलोगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी तो फंडामेंटल राइट है, ये कैसे नहीं हो रहा है। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये तो अलग ही है, इसको तो नहीं कर सकते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजनल के रूप में डायरेक्टली इसको लिखा गया है, एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो ऑटोमेटिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सस्पेंड हो जाता है। इसलिए आर्टिकल जो बी है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। इवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये बाकी सब जितना भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है सब फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्पेशली जो बोला गया है आर्टिकल 19 के रेस्पेक्ट में बोला गया है। ये जो राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में डिस्कस होता है, तो इसके लिए प्रॉपर बोला गया है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट जो है इशू कर सकते हो। बताओ तो कौन कौन सा रिट है। तो ये रिट होता है हबियस कॉर्पस एंड क्यू वारंटो। ये ऐसा रिट है जिससे प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्राइवेट एंटिटी है उसके अगेंस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। क्लियर।
चलो अगला 10th क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ आर्टिकल 18 जो है क्या प्रोहिबिट करता है, इसमें जो लिखा हुआ है, एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग हेरिडेटरी टाइटल, कि कोई भी जो है यहाँ पे ये जो आर्टिकल 18 है जो ये क्या बोलते हैं कि टाइटल एडॉप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि होता है ना पहले के ज़माने में महाधिराज महाराजा, ठीक है, तो ऐसा टाइटल अभी के रेस्पेक्ट में नहीं ले सकते, नाम के पहले जो प्रीफिक्स है उसमें ऐसे टाइटल नहीं लगा सकते। लेकिन एक्सेप्शंस क्या बताया था, जैसे कि मिलिट्री है, गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, शौर्य चक्र हो गया, जैसे डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या है थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन ये टाइटल को यहाँ पे प्रोहिबिट करता है। तो स्टेट को ये भी बोला गया है कि हेरिडेटरी जो टाइटल है इसको नहीं दे सकते, टाइटल यहाँ पे नहीं दे सकते किसी को, ठीक है, एक्सेप्शन है भाई, अभी बताया एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। The Supreme Court has interpreted Article 21 broadly to include the right to livelihood and a right to privacy. Right to life can be taken away by the state only through a law that follow fair, just and reasonable procedure. Article 21 implies only to Indian citizen, not to foreigner. क्या सही है इसमें, क्या गलत है? तो पहला जो बोला गया है स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ब्रॉडली टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी, ये बिल्कुल सही है, और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एक पूरा यहाँ पे चार्ट बना के दिया था मैं वहाँ जब क्लास पढ़े तो। फिर सेकंड क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय द स्टेट ओनली थ्रू अ लॉ दैट फॉलो फेयर, जस्ट अ रीजनेबल प्रोसीजर या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर जो बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट, आर्टिकल 21 इम्प्लाइज ओनली टू सिटीज़न, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 21 फॉरेनर सिटीज़न दोनों के लिए हैं। देख लो 15, 16 वाला रूल, 15, 16, 19, 29 और 30 वाला, ये केवल सिटीजन्स के लिए बस होता है, और बाकी जो बच गया क्या है वो दोनों के लिए होते हैं, फॉरेनर और नॉन फॉरेनर, सिटीज़न और नॉन सिटीजन के रेस्पेक्ट से। तो इस केस में क्या है, थर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 और 2 राइट है। और यहाँ पे अगर एलिमिनेशन भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस यहाँ पे समझाना भी है, इसलिए क्या है मैं 1 बाय 1 करके समझाते हुए चल रहा हूँ। एलिमिनेशन कैसे लगाओगे, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठता इस केस में तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन देखता, पहले ऑप्शन में मैं ये देखूँ कि कौन सा ऑप्शन जो है पूरा सिमिलर है और कौन सा ऑप्शन जो है अगर मैं उस ऑप्शन तक पहुंच जाता हूं तो उसको एलिमिनेट करके मैं डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाऊं। कैसे देखो, इसमें 1 1 तीनों में 1 है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, अगर यही अगर रॉन्ग हो गया तो मैं गलत करके डायरेक्टली बी को टिक करूं, आगे बढ़ जाऊं। और कैसा मेथड है, लास्ट देखो, और यहाँ पे 3 3, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 जगह पूरा 3 लिखा हुआ है। अगर 3 को देखो राइट है तो चलो ठीक है, अगर यहीं पे 3 जो है रॉन्ग हो जाता तो पूरे तीनों स्टेटमेंट को गलत करो, एक को टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो ऐसा मैं लॉजिक लगाता, इस तरीके से क्या है थोड़ा प्लान करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता। तो जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है बनता है तो सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल जो 19 है, द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, पहला स्टेटमेंट, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेनर आर आल्सो इंटेल्टेड टू ऑल द फ्रीडम गारंटी अंडर आर्टिकल 19। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं है। राइट टू स्ट्राइक को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है ना, राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्टिकल 19 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है ये।
फॉरेनर आर आल्सो इंटेंडेड टू ऑल द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, ये रॉन्ग है ना। 15, 16, 19 सिटीज़न हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 and 24 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर आर्टिकल 14 इन हजार्डियस इंडस्ट्री, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। कौन कौन से यहाँ पे 23 और 24 में इंक्लूड किए गए हैं ये बताना है यहाँ पे। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक, इसको ट्रैफिकिंग जो है इसको इंक्लूड किए गए हैं। अंडर आर्टिकल 41 है ना, अंडर जो चिल्ड्रेन 14 एज के जो अंडर हैं उसको हजार्डियस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करना प्रोहिबिशन है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब 1 to 3 जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला इसको देखो, वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो बन रहा है ये पूरा कंटिन्यू के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। अगर किसी को रिवाइज करना है तो रिवाइज भी हो जाएगा, अगर किसी का जल्दी ऑप्शन टिक हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, जिससे टाइम बच जाए। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन? अब इतना तो बन जाएगा है ना, क्योंकि 3-4 बार मैं इसी क्लास में रिवाइज करा चुका हूँ। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और ये 30। बताओ ये जो है सिटीजन्स के लिए, बाकी बच गया पूरा नॉन सिटीजन्स के लिए। तो पहला क्या बोला गया है? ओनली टू सिटीजन बोला गया है, तो यहीं से ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कौन सा सही है कौन सा गलत है? करेक्ट इसमें देखोगे तो रिलीजियस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। द स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंडिया जो फॉलो करते हैं सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो फॉलो होते हैं सेकुलरिज्म के साथ साथ क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होता, तो कैसे एक रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं दूसरे रिलीजन को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। पहला तो गलत हो गया। राइट टू प्रोपागेट रिलीजन्स अलाउ फोर्स कन्वर्जन, इसके तो वो किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। अपना प्रोपागेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कथा वथा सब कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन नहीं करा सकते हो, और वो भी फोर्सली तरीके से कन्वर्जन करा रहे हो, ये गलत है, इसमें प्रोहिबिट किया गया है। फिर ओनली रिलीजियस डिनोमिनेशन रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट हैव राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी गलत है, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाई कंट्री में जो डोमिनेट कर रहा है उसी को अधिकार है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है डी वाला, ये भी गलत है। समझ आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जितना प्रैक्टिस करना था, क्योंकि देखो प्रैक्टिस इतना है, अगर और प्रैक्टिस करना चाहोगे तो बताना, जो है डायरेक्टली PDF डलवा देंगे, ठीक है। ये जो सीरीज़ का मतलब ये है कि ये चेक कर सको कि जो पढ़े हो, थ्योरी पोर्शन पढ़े हो, इसको यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे ये क्या है, जो UPSC में पूछे जाते हैं CAPF में उस लेवल का है, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो थोड़े इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।